हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बताते जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन से टेंशन के बीच बड़ी खरीद को मंजूरी, सेना को मिलेंगी मिसाइलें और एयर डिफेंस वेपन्स। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने 3 प्रस्तावों को दे दिया बड़ी मंजूरी। बताएंगे क्या है बड़ी खबर। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्षों का बैक टू बैक दिल्ली दौरा, डिप्लोमेसी के मोर्चे पर भारत का टाइट है शेड्यूल। बताएंगे दोस्तों क्या है बड़ी खबर। और इसी बीच बताएंगे जहां क्या अब दोस्त पाकिस्तान पर भी नहीं रहा चीन को भरोसा। नए चीनी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान पर जता दी इस चीज को लेकर चिंता और बता दिया पाकिस्तान की हकीकत। जी हां दोस्तों, साथ ही बताएंगे कैसे शहबाज की मार झेल रहे पाकिस्तान के लोग गुब्बारों में भर रहे हैं चूल्हे का गैस। जी हां दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बनेगा वीडियो का अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और मोदी है तो मुमकिन है, और भारतीय सेनाओं पर पूरा भरोसा है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन से टेंशन के बीच बड़ी खरीद को मंजूरी, सेना को मिलेंगी मिसाइलें और एयर डिफेंस वेपन्स। बता दें रक्षा मंत्रालय ने 3 प्रस्तावों को दी है मंजूरी। 4276 करोड़ से सेना नौसेना के लिए खरीदे जाएंगे हथियार। बता दें रक्षा मंत्रालय ने चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा बोले तो LAC पर जारी तनाव के बीच बड़े रक्षा सौदे की खरीद को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमताओं को मजबूत करने के लिए कुल 4276 करोड़ रुपए की लागत से हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल समेत 3 खरीद प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। खरीद प्रस्तावों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद बोले तो DAC ने मंजूरी दी है। इनमें 2 प्रस्ताव थल सेना के लिए थे और तीसरा भारतीय नौसेना के लिए था। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि DAC ने 4276 करोड़ रुपए की लागत से 3 खरीद प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने कहा है कि DAC ने AON को हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर और संबंधित सहायक उपकरण की खरीद के लिए मंजूरी दे दी है, जिससे उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर में लगाया जाएगा। जी हाँ, अब चीन और पाकिस्तान की बिल्कुल खैर नहीं। जी हां दोस्तों, अपना भारत लगातार डिफेंस को मजबूत करने में लगा हुआ है दोस्तों, और उसके लिए चाहे जो कदम उठाना पड़े हमारा भारत और भारत की मोदी सरकार उठा रही है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि भारत आज सुपर पावर कंट्रीज में गिना जाता है दोस्तों। ऐसे में आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे कमेंट में लिखिएगा जरूर। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता, किसका नाम लेती है। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्षों का बैक टू बैक दिल्ली दौरा, डिप्लोमेसी के मोर्चे पर भारत का है टाइट शेड्यूल। जी हां दोस्तों, अगले कुछ महीनों में भारत में VVIP विदेशी मेहमानों की कतार लगने वाली है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानी जल्द ही भारत दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरान भारत यूक्रेन संकट, खाद्य संकट और दुनिया की ऊर्जा जरूरतों पर इन देशों के साथ बड़े कूटनीतिक फैसले लेने वाला है। यही नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का दौरा तो बेहद खास रहने वाला है। इस दौरान भारत इंडियन नेवी के लिए लड़ाकू विमान राफेल का मैरीन वर्जन खरीदने के लिए फ्रांस के साथ बातचीत को आगे बढ़ाएगा। एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इस दौरे का मुख्य फोकस इन देशों के साथ भारत के ऊर्जा, व्यापार, तकनीक, रक्षा उत्पादन, स्वास्थ्य के क्षेत्र में संबंधों को प्रगाढ़ करना है। जी हाँ, इन राष्ट्राध्यक्षों के अलावा मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य मेहमान होंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीदें हैं। सूत्रों ने बताया है कि सभी VVIPs के दौरों में यूक्रेन संकट एजेंडे में मुख्य रूप से छाया रहेगा। जी हां दोस्तों, यूक्रेन संकट पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भारत से उम्मीदें लगाए बैठा है। इसके अलावा यूक्रेन संकट यूरोप समेत दुनिया की खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है। जी हां दोस्तों, बहरहाल और मुद्दे का तो नहीं पता, लेकिन दोस्तों यूक्रेन मुद्दे पर भारत को कैसा बिहेव करना चाहिए दोस्तों, क्या भारत को तटस्थ और न्यूट्रल रहना चाहिए, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अब दोस्त पाकिस्तान पर भी नहीं रहा चीन को भरोसा। नए चीनी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को फोन करके जताई चिंता। चीन के नए विदेश मंत्री का पाकिस्तान को पहला फोन कॉल, और पहली बार में ही इस बात को लेकर जता दी चिंता। बता दें पाकिस्तान और चीन के बीच करीबी किसी से छिपी हुई नहीं है। दोनों की दोस्ती अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी चर्चा का विषय बनी रहती है, लेकिन लगता है कि चीन को अब अपने इस खास दोस्त पर भरोसा कम होने लगा है। तभी तो चीन के नए विदेश मंत्री चीन गांग ने
पाकिस्तान को फोन करके वहां काम कर रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। चिनगांग ने विदेश मंत्री बनने के बाद पहली बार पाकिस्तान में अपने समकक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी से फोन पर बात की थी। हाल में वांग ई की जगह लेने वाले चीन ने 9 जनवरी को बिलावल का अनुरोध पर उनसे फोन पर बात की। चीन के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को यहाँ एक बयान में जानकारी दी। दोनों देशों के बीच विशेष संबंधों का परंपरागत उल्लेख करने तथा संबंधों में और सुधार की चीन की इच्छा जताते हुए चीन ने इस बात पर जोर दिया कि चीनी नव वर्ष कुछ ही दिन में शुरू होने वाला है। ऐसे में चीनी पक्ष को पाकिस्तान में अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंता है और उसे उम्मीद है कि पाकिस्तानी पक्ष मजबूत सुरक्षा उपाय करता रहेगा। आपको बता दें कि 21 जनवरी से एक सप्ताह के लिए मनाए जाने वाले चीनी नव वर्ष और वसंत महोत्सव के दौरान चीन को अपने नागरिकों पर हमलों की आशंका है। पाकिस्तान ने चीनी कामगारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सेना की टुकड़ियों को लगाया है। जी हाँ दोस्तों, वैसे में देखते हैं पाकिस्तान कितनी रक्षा कर पाता है चीनी नागरिकों की। बहरहाल जो आतंकवादियों की कंडीशन है दोस्तों पाकिस्तान में, उससे लगता नहीं कि चीनी आगे बच पाएंगे। बढ़ते हैं और खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर डीआरडीओ ने किया पृथ्वी 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। जी हां, भारत ने मंगलवार को ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने कल एक बयान जारी करके जानकारी दी। बयान में कहा गया है कि पृथ्वी 2 मिसाइल देश के परमाणु प्रतिरोध का एक अभिन्न अंग रही है। मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है और इसे पहले से ही सेना में शामिल किया जा चुका है। ऐसे में डीआरडीओ को कांग्रेचुलेशन आप लोग जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं और खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान में भुखमरी की क्या है कंडीशन आपको बता दें। रोटी को मोहताज हुए पाकिस्तानी, आटे के चक्कर में 4 की हुई मौत, थैले में गैस खरीद रहे वहां के लोग। जी हाँ, कुछ दिन पहले भारत को आंखें दिखाने वाले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हालत पतली है। लोगों के घरों में अब रोटियां नहीं बन रही क्योंकि आटा काफी महंगा हो गया है। सरकार ने सब्सिडी वाला आटा बांटना शुरू किया तो भगदड़ मच गई। इसमें 4 लोगों की अब तक मौत हुई है। सब्जी, फल और अन्य खाद्य पदार्थों के दाम 7वें आसमान पर हैं। आलम यह है कि अब लोग पूरा गैस सिलेंडर भी नहीं खरीद पा रहे हैं। गरीब लोग थैले में गैस खरीदने को मजबूर हैं। पाकिस्तान में महंगाई दर 25% हो चुकी है। 1 लीटर दूध की कीमत 144 रुपए तक पहुंच गई है। ब्रेड 98 रुपए में मिल रहा है। पूरे देश में हाहाकार की स्थिति है। जिनके पास पैसे उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन गरीबों के लिए स्थिति चिंताजनक हो गई है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में उर्दू अखबार के लिए काम करने वाले नजम शरीफ ने ये बड़ा बयान दिया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी का आलम ये हो गया है कि गरीब लोग भूखे सोने को मजबूर है। बड़ी संख्या में लोग एक वक्त का ही खाना खा पा रहे हैं, वो भी मुश्किल से। लोगों के घर आटा, दाल, चावल सब कुछ खत्म हो गया है। गैस चूल्हे के दाम भी 7वें आसमान पर है। ऐसे में लोग मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी जलाकर खाना बना रहे हैं। शहरों में जहां लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, वहां प्लास्टिक के थैले में गैस खरीद रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, प्लास्टिक के थैले में गैस खरीदा जा रहा है। आप स्थिति समझ पा रहे होंगे कि पाकिस्तान किस लेवल तक नीचे गिर गया है दोस्तों। और पाकिस्तान को गर्त में ले जाने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान का सरकार ही है। बहरहाल आपकी जो भी इस पर निजी राय हो बताइएगा जरूर, लेकिन आपको बता दें इसी से जुड़ी बड़ी जो खबर है, जहां अगर भारत को ना दिखाता अकड़ तो पाकिस्तान की आज ये ना होती दुर्दशा। जी हाँ दोस्तों, अपने ही पैरों पर पाकिस्तान ने मारा कुल्हाड़ी। दरअसल पाकिस्तान ने मोदी सरकार के जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 खत्म करने के फैसले के विरोध में भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म कर लिए थे, लेकिन अब भारत को अकड़ दिखाना पाकिस्तान को ही बहुत महंगा पड़ गया। गेहूं, चीनी, घी आदि जरूरी चीजों की भारी किल्लत से जूझता पाकिस्तान भारी खर्च करके रशिया, यूएई, मिस्र, ब्राजील, सिंगापुर आदि देशों से आयात कर रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने रिश्ते अच्छे रखे होते, बेहतर रखे होते, तो आज इस आयात खर्च में भारी कमी आती और दूसरे देशों से आयात करने में पाकिस्तान का जो शिपिंग चार्ज काफी बढ़ा हुआ है वो कम हो जाता या ना के बराबर ही होता दोस्तों। ऐसे में खुद पाकिस्तान ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और भारत के साथ दुश्मनी बढ़ाई है। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो आतंकवाद के मुद्दे पर हो या कश्मीर के मुद्दे पर हो, जबकि भारत ने हमेशा से कहा है कि आतंकवाद को खत्म कर दो तो हम टेबल पर बैठने को तैयार हैं। और कश्मीर के मुद्दे पर भी भारत ने क्लियर कह दिया है कि कश्मीर हमारी तरफ से क्लियर है, वो हमारा हिस्सा था, है और आगे भी रहेगा। इस बात को गांठ बांध लो, लेकिन नहीं। और यही आज वजह है कि पाकिस्तान गर्त में जा चुका है। तो दोस्तों बढ़ते एक और बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां कश्मीरी भिखारी नहीं है। जी हाँ, बता दें आखिर उमर अब्दुल्ला ने ऐसा क्यों कहा दोस्तों। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि चुनाव कश्मीर के नागरिकों का
अधिकार है, लेकिन यहाँ के लोग केंद्र सरकार से इसके लिए भीख नहीं मांगेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर इस साल घाटी में चुनाव नहीं होते हैं तो ना हो, हम भिखारी नहीं हैं। उमर अब्दुल्ला ने बात को दोहराते हुए कहा कि मैंने बार बार कहा है कि कश्मीरी भिखारी नहीं है, चुनाव हमारा अधिकार है, लेकिन हम इस अधिकार के लिए उनसे भीख नहीं मांगेंगे। वे हमारे लिए चुनाव बहाल करना चाहते हैं, अच्छा, लेकिन अगर वे ऐसा नहीं करना चाहते तो ऐसा ही करें। उमर अब्दुल्ला ने बताया क्यों केंद्र सरकार नहीं करवाना चाहती चुनाव। संपत्ति और राज्य की जमीनों से लोगों को बेदखल करने संबंधी सवाल का जवाब देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव नहीं करवाने का एक प्रमुख कारण है कि केंद्र की भाजपा सरकार को पता है कि यहाँ चुनी हुई सरकार लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश करेगी, जबकि वे केवल उनमें नमक छिड़कते हैं, इसीलिए वे चुनाव नहीं करा रहे हैं। भाजपा केवल यहाँ के लोगों को परेशान करना चाहती है। उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि लोगों के घावों पर मरहम लगाने के बजाय उन्हें चोट को और बढ़ाने की आदत है। जी हाँ दोस्तों, तो आपने अब उमर अब्दुल्ला का ये बयान सुन लिया होगा। उनका कहना है कि कश्मीरी भिखारी नहीं है, अगर केंद्र सरकार नहीं करवाना चाहता वोट का चुनाव तो ना करवाए। अगर दोस्तों वाकई ऐसा है तो उमर अब्दुल्ला को ये बयान ही नहीं देना चाहिए था, क्योंकि जब कोई बयान देता है दोस्तों और जैसा बयान देता है उसके पीछे डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई मंशा होती है। और उमर अब्दुल्ला द्वारा दिए गए इस तरह के बयान साफ दर्शाते हैं कि उमर अब्दुल्ला खुद चाहते हैं कि वोटिंग हो, बस ये जताना चाहते हैं कि हम खुद नहीं चाह रहे हैं। ऐसे में दोस्तों उनकी इस दोहरी राजनीति और डबल स्टैंडर्ड को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, बताइएगा जरूर, क्योंकि ये जब भी मुंह खोलते हैं हमेशा केंद्र सरकार को बिना घेरे चुप नहीं बैठते। ऐसे में आपकी राय तो बनती है दोस्तों। बढ़ते एक और खबर की ओर, जहां नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड को संसद में मिला प्रचंड बहुमत। 274 सांसदों में से 272 सांसदों का समर्थन। बहुत बड़ी खबर। नेपाल में नाटकीय रूप से राजनीतिक समीकरण बदलने के बाद प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने मंगलवार को संसद में विश्वास का मत हासिल कर लिया। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी यूएमएल के समर्थन से प्रधानमंत्री बने पुष्प कमल ने मंगलवार को विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के समर्थन करने में भारी बहुमत हासिल किया है। नेपाली कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन तोड़कर पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के समर्थन से सरकार बनाने के बाद दहल ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से मुलाकात की थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर, जहां नेपाल में चीन ने चली चाल तो भारत ने भी खोला खजाना। अरबों रुपए से बन रहा लाइफ लाइन, अब क्या करेंगे ओली। जी हाँ, नेपाल में पुष्प कमल दहल सरकार के सत्ता में आने के बाद चीन ने हिमालय की गोद में बसे इस देश को श्रीलंका की तरह से अपने कर्ज के मकड़ जाल में फंसाने के लिए चाल चल दी है। चीन ने हिमालय के अंदर रेल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी चीनी ट्रेन को नेपाल तक दौड़ाने में अरबों डॉलर का खर्चा आएगा। ये सारा पैसा चीन नेपाल से वसूलना चाहता है। चीन के इशारे पर नाचने वाले केपी शर्मा ओली के समर्थन वाली प्रचंड सरकार इसके लिए तैयार भी दिखाई दे रही है। इससे नेपाल के श्रीलंका की तरह से लंबे समय के लिए ड्रैगन के कर्ज के मकड़ जाल में फंस जाने का खतरा है। चीन की इस चाल को देखते हुए भारत भी एक्शन में आ गया है और उसने अरबों रुपए की मदद से नेपाल के लिए लाइफ लाइन के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। जी हाँ, भारत के इस पलटवार से ड्रैगन को कड़ी चुनौती मिलने जा रही है। नेपाली मीडिया के मुताबिक भारत ने नेपाल के लिए ड्राई पोर्ट का निर्माण शुरू कर दिया और इस पोर्ट को जोड़ने के लिए भारत 3.2 अरब रुपए की लागत से उत्तराखंड के रास्ते दो धारा चांदनी ड्राई पोर्ट तक सड़क बना रहा है। इसके अलावा भारत एक अधिकृत चेक पोस्ट और रेलवे लाइन बनाने के लिए भी तैयार हो गया है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर। चलता अगली खबर की तरफ, जहां रशिया का आटा खाकर पीठ में छुरा घोंप रहा पाकिस्तान, यूक्रेन को भेज रहा हथियार। कंगाली में पाकिस्तान के दोगलेपन की हदें पार। जी हाँ, पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी इस समय आधे पेट सोने का मजबूर है, जैसा कि हमने शुरू में बताया। इसका कारण है महंगाई जो हर दिन के साथ गंभीर और कष्टदायी होती जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन को हथियार भेजने की तैयारी में है पाकिस्तान। सनद रहे कि रशिया से गेहूं खरीदने के लिए पाकिस्तान यूक्रेन को हथियार बेचकर पैसे जुटा रहा है। मामले से वाकिफ लोगों ने बताया है कि पाकिस्तान इस महीने पोलैंड में एक बंदरगाह के जरिए प्रोजेक्टाइल और प्राइमर सहित गोला बारूद के 159 कंटेनर यूक्रेन भेजने की योजना बना रहा है। रशिया और यूक्रेन की दुश्मनी से पूरी दुनिया वाकिफ है। ऐसे में रशिया से गेहूं लेकर उसके सबसे बड़े दुश्मन को हथियार बेचना पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को, डबल स्टैंडर्ड को और डबल गेम को उजागर करता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान रशिया के साथ और यूक्रेन दोनों के साथ में बड़ा गेम खेल रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां रशिया के निशाने पर अब यूक्रेन का बखमुत शहर। जेलेंस्की ने कहा जिंदगियां तबाह हो गई। जी हाँ, करीब
10.5 महीने से चली आ रही रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई का अभी तक अंत नहीं हुआ है। रशिया के बलों ने पूर्वी यूक्रेन के बखमुत शहर के आसपास स्थित यूक्रेनी ठिकानों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। यूक्रेन के अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए दावा किया कि इन हमलों में मौतों और बर्बादी का सिलसिला नए स्तर पर पहुंच गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने सोमवार देर रात बखमुत और नजदीकी शहर सोलेदर में के बारे में कहा है कि सब कुछ नष्ट हो गया है, वहां लगभग जिंदगियां तबाह हो गई हैं। जी हां, बढ़ते एक और खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका ने नेतन्याहू सरकार के साथ काम करने की जताई इच्छा। कहा, अरब इजरायली संबंधों पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जो बाइडेन प्रशासन का कहना है कि वो इजरायल की नई सरकार के साथ काम करने को उत्सुक है। इसके साथ ही अमेरिका ने अरब इजरायल संबंधों को सामान्य बनाने का समर्थन किया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने न्यू मैक्सिको में कहा कि हम वास्तव में इजरायल सरकार के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। मैं इजरायल जा रहा हूं और जब मैं जाऊंगा तो बातचीत का एक महत्वपूर्ण विषय होगा। बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू का इजरायल के पीएम के तौर पर यह छठा कार्यकाल है। उनकी लिकुड पार्टी और उसके धुर दक्षिणपंथी तथा धार्मिक सहयोगियों ने यहूदी राष्ट्र में आम चुनावों में याइर लापिद को हराकर शानदार जीत हासिल की। जी हां दोस्तों, बढ़ते एक और खबर की तरफ, जहां कनाडा ने गोतबाया राजपक्षे उनके भाई महिंदा समेत 4 राज्य अधिकारियों पर लगाया प्रतिबंध। बताई इसकी असली वजह। जी हां, कनाडा सरकार ने नागरिक संघर्ष में मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन के लिए पूर्व राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे और महिंदा राजपक्षे, उनके स्टाफ के कर्मचारी सुनील रत्नायके और लेफ्टिनेंट कमांडर चंदना पी हेतियार चिथे समेत श्रीलंका के 4 राज्य अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाया। जी हां, विदेश मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा कि कनाडा ने उन लोगों के खिलाफ प्रतिबंध लगा रहा है जिन्होंने 1983 से 2009 तक हुए श्रीलंका के नागरिक संघर्ष के दौरान मानवाधिकारों का घोर और व्यवस्थित उल्लंघन किया है। जी हां, साथ ही साथ दोस्तों बढ़ते एक और खबर की तरफ, जहां पाकिस्तानी गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह पर जूता अटैक। पंजाब विधानसभा के बाहर का वो वीडियो हुआ वायरल। जी हां, पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह पर पंजाब विधानसभा के बाहर जूता फेंका गया। गनीमत रही कि हमले के वक्त राणा सनाउल्लाह अपनी कार के अंदर बैठे थे। हमले के वक्त उनकी गाड़ी पंजाब विधानसभा से बाहर निकल रही थी। राणा सनाउल्लाह पर जूता फेंकने वाले हमलावर की पहचान नहीं हो सकी है। हमले वाला जूता उनकी कार के पास से गुजर रहे पत्रकारों के बीच जाकर गिरी। हमले के बाद राणा सनाउल्लाह के ड्राइवर ने एक पल के लिए कार को रोक दी, लेकिन उनके सुरक्षा गार्डों के इशारे के बाद वो आगे बढ़ गए। इस हमले के बाद सनाउल्लाह की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान की जो थी आखिरी उम्मीद, उस पर भी अमेरिका ने फेरा पानी। जी हां, आर्थिक संकट से निकलने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान को अमेरिका ने बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान की अब उम्मीद की आखिरी किरण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF है। पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से बेल आउट प्रोग्राम के तहत कर्ज लेने की कुछ शर्तों में छूट की मांग कर रहा है। ऐसे में IMF में दबदबा रखने वाले अमेरिका ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान आर्थिक सुधारों के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ता रहे। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को IMF की ओर से छूट देने के सवाल पर नेड प्राइस ने कहा है कि अंत में यह IMF को ही तय करना है कि वो शर्तों में छूट देने के लिए तैयार है या नहीं। जी हाँ, नेड प्राइस ने आगे कहा कि हम पाकिस्तान को सुधार की राह पर देखना चाहते हैं, पाकिस्तान के सहयोगी बनना चाहते हैं। जी हाँ, IMF ने पाकिस्तान की सरकार को खर्च में कटौती, टैक्स और निर्यात में बढ़ोतरी के जरिए राजस्व बढ़ाने के लिए कहा है। एक और खबर की बात करें, जहां जापान और ऑस्ट्रेलिया की नजदीकी से भड़का चीन द्वितीय विश्व युद्ध की दिलाई याद। बता दें, ऑस्ट्रेलिया की सत्तारूढ़ वाम सरकार इन दिनों चीन के साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रही है। दरअसल पूर्व की सरकार के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में काफी खटास आ गई थी। हालांकि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने चीन में क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी जापान के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे प्रशांत क्षेत्र में चीन को सीमित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इस समझौते को लेकर अब चीन भड़क गया है और उनसे ऑस्ट्रेलिया को द्वितीय विश्व युद्ध की याद तक दिला दी है। बढ़ते हैं और खबर की तरफ, जहां सुएज नहर में फंसे पोत को निकाल लिया गया है। दोस्तों, इससे पहले जहाज MV एवर गिवेन फंसने से 6 दिनों तक रहा था जल मार्ग बंद। जी हां, मिस्र की सुएज नहर में सेवाएं देने वाली कंपनी लेथ एसेंजीज ने कहा है कि MV ग्लोरी नामक जहाज यहां इस्माइलिया प्रांत में कंतारा शहर के पास फंस गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद अंत में निकाल ही लिया गया। अधिकारियों के पास इस बात की जानकारी नहीं है कि ये मालवाहक जहाज यहाँ कैसे फंसा था। माना यह जा रहा है कि उत्तरी प्रांतों समेत मिस्र के कुछ हिस्सों में खराब मौसम इस घटना का कारण हो सकता है। जलमार्ग में फंसने वाला ये पहला जहाज नहीं है दोस्तों, इससे पहले भी पनामा का एक
एक विशालकाय जहाज MV एवर गिवन यहाँ मार्च 2021 में तिरछा होकर फंस गया था। आपने वो देखा होगा, अगर हमारे साथ बहुत पहले से आप लोग जुड़े हैं दोस्तों तो आपको पता होगा। साथ ही दोस्तों यही सवाल है आप लोगों से कि आप लोग हमारे इस चैनल पर कब से विजिट कर रहे हैं दोस्तों, कब से हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। हमें कमेंट में ईयर लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं आप कब से जुड़े हैं हमारे साथ। बढ़ते हैं और खबर की तरफ, जहां पर नासा ने भारतीय मूल के चारणिया को बनाया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट। स्पेस सेक्टर के दिग्गजों में है ये शुमार। भारत के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर है दोस्तों। भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस विशेषज्ञ AC चारणिया को नासा ने अपना चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है। वो प्रौद्योगिकी नीति और अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर नासा चीफ बिल नेल्सन के प्रमुख सलाहकार के रूप में काम करेंगे। नासा की ओर से सोमवार को जारी बयान में कहा गया है कि AC चारणिया नासा के 6 मिशनों की जरूरतों के साथ एजेंसी के प्रौद्योगिकी निवेश का काम देखेंगे। साथ ही संघीय एजेंसियों, निजी क्षेत्र और बाहरी शेयर होल्डर्स के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग की देख रेख करेंगे। जी हाँ, ऐसे में चारणिया जी को आप लोग कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा। बढ़ते हैं और खबर की तरफ, जहां जल्द ही 10 करोड़ को पार कर जाएगी भारतीय पासपोर्ट धारकों की ई संख्या। ई पासपोर्ट के 2023 तक पूरी तरह से चालू होने की है उम्मीद। जी हाँ, भारतीय पासपोर्ट धारकों की कुल संख्या जल्द ही 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी तथा ई पासपोर्ट के 2023 तक पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि तत्काल के लिए पासपोर्ट साक्षात्कार के मकसद से प्रतीक्षा समय को घटाकर अगले कार्य दिवस और सामान्य श्रेणी में 3 कार्य दिवस कर दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों कोरोना को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहां कोरोना प्रतिबंधों से बौखलाया चीन। दक्षिण कोरियाई यात्रियों का वीजा कर दिया निलंबित। जी हां, चीन ने कोरोना वायरस प्रतिबंधों को लेकर दक्षिण कोरिया पर जवाबी कार्रवाई की है। चीन ने मंगलवार को पर्यटन या व्यापार के सिलसिले में देश आने वाले दक्षिण कोरियाई लोगों के लिए वीजा निलंबित कर दिया। सियोल में चीनी दूतावास द्वारा ऑनलाइन पोस्ट किए गए एक संक्षिप्त नोटिस में कहा गया है कि यह प्रतिबंध तब तक लागू रहेगा जब तक कि दक्षिण कोरियाई देश में चीनी लोगों के प्रवेश पर अपने भेदभावपूर्ण कदमों को हटा नहीं लेता। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अंतिम खबर की बात करें, जहां दिल्ली और ग्रेटर नोएडा रहा NCR में सबसे प्रदूषित शहर, 2 दिन बाद गिर सकती है राहत की बूंदे। जी हाँ, बर्फीली हवा के साथ घने कोहरे की वजह से मंगलवार को दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। दिल्ली का AQI 407 और ग्रेटर नोएडा का 418 दर्ज किया गया, जबकि गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में प्रदूषण सूचकांक 300 से अधिक रहा। दिल्ली में यह तीसरा दिन है जब प्रदूषण सूचकांक 400 या इससे अधिक रहा। मौसम विभाग ने 12 को बारिश की संभावना भी जताई है, जिसके बाद दोस्तों मौसम में सुधार हो सकता है, प्रदूषण में सुधार हो सकता है। इसी बीच आपके यहाँ पर दोस्तों AQI लेवल कितना है और टेम्परेचर की बात करें तो वो कितना है दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।